जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लेबोरेटरी में टेस्टिंग की, स्पेशली जो आप प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं। स्टेबिलिटी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एज़ कम्पेयर टू जो आपकी रूटीन प्रोडक्ट एनालिसिस होती है। वो यूं कि स्टेबिलिटी स्टडी का डेटा ही आपको बता रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी स्टेबल है और मार्केट में उसकी स्टेबिलिटी क्या है, जिससे आपकी मार्केट स्ट्रांग होती है। जो आपकी प्रोडक्ट को वर्थ देती है, तो वो स्टडी कौन सी है? वो आपकी स्टेबिलिटी स्टडी होती है। लेकिन स्टेबिलिटी स्टडी के अंदर अगर हम और डेप्थ में जाते हैं, तो इसमें एक स्टडी और आती है कि जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस स्टेबिलिटी स्टडी या फोर्स डिग्रेडेशन स्टडी। ये दोनों एक साइमल्टेनियसली एक दूसरे को, इसी को हम कहते हैं। तो आज इस वीडियो में मेनली ये देखेंगे कि स्ट्रेस स्टेबिलिटी स्टडी क्या है और फोर्स डिग्रेडेशन स्टडी क्या है। इसमें मेरे पास सवाल आया था, निसार अहमद ने सवाल किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि स्ट्रेस स्टेबिलिटी के हवाले से बात की जाए कि क्या होती है, उसको किस तरह किया जाता है, इसको टेस्ट किस तरह किया जाता है, ये भी सवाल था। तो मैं ये स्टेप बाय स्टेप आपको आपके डिफरेंट स्टेप्स आपको बताता हूँ। सॉरी। देखिए, स्ट्रेस स्टेबिलिटी स्टडी जो है ना, बेसिकली आपके जो टेस्टिंग मेथड जो होता है, मतलब ये ऐसी स्टडी है जो आपका टेस्टिंग मेथड ही उसको भी सपोर्ट करती है। स्पेशली आपका जो मेथड वैलिडेशन की स्टडी करते हैं, वहाँ भी स्ट्रेस स्टेबिलिटी स्टडी आपको सपोर्ट करती है, क्योंकि इसी का डेटा होता है जो आपको बता रहा होता है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को स्ट्रेस कंडीशन देते हैं, तो उस केस में आपका मेथड उसको सपोर्ट करता है कि नहीं। यानी अगर आपने किसी प्रोडक्ट को वर्स कंडीशन दी है, स्ट्रेस कंडीशन दी है, उस स्ट्रेस कंडीशन के नतीजे में जो प्रोडक्ट की कंडीशन हुई, तो उस कंडीशन को भी आपका जो मेथड है वो एनालाइज करता है ठीक तरीके से कि नहीं। यानी ये स्टडी आपके मेथड को भी, मेथड वैलिडेशन बड़ी हेल्पफुल है, आपके मेथड को भी वेरीफाई कर देती है कि आपका मेथड ओके है कि नहीं, अगर आप किसी प्रोडक्ट को स्ट्रेस कंडीशन देते हैं तो भी। तो किसी भी प्रोडक्ट को स्ट्रेस स्टेबिलिटी करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेस के तरीके होते हैं। यानी जो आपकी स्टेबिलिटी स्टडी जो आप नॉर्मल रूटीन की करते हैं, लेट सपोज आप 45 डिग्री पे कर रहे हैं, 40 डिग्री पे कर रहे हैं, 75% RH पे कर रहे हैं, वो सारे पैरामीटर अपनी जगह है। लेकिन स्ट्रेस या फोर्स डिग्रेडेशन स्टडी के अंदर क्या होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को एक स्ट्रेस देते हैं, और स्ट्रेस देने के डिफरेंट तरीके हैं जो गाइडलाइन ने आपको दी है, मैं ने आपको बताया है। अगर आप स्ट्रेस स्टडी की बात करते हो, जो डिफरेंट स्ट्रेस आप जो अपनी प्रोडक्ट को देते हैं, उसमें क्या होता है कि नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो आप थर्मल स्ट्रेस देते हैं अपनी प्रोडक्ट को। नंबर 1 क्या है? थर्मल स्ट्रेस। इसके बाद फिर आप फोटोलाइटिक स्ट्रेस भी अपनी प्रोडक्ट को देते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि प्रोडक्ट की क्या कंडीशन है। फिर इसके अलावा आप एसिड स्ट्रेस भी अपनी प्रोडक्ट को देते हैं। इसके अलावा आप बेस स्ट्रेस भी अपनी प्रोडक्ट को दे रहे होते हैं, और फिर ऑक्सीडेशन स्ट्रेस भी देते हैं। ये वो सारे स्ट्रेस के लेवल हैं, यानी फोर्स डिग्रेडेशन स्टडी के हिस्से हैं। यानी स्ट्रेस स्टडी जिसे कहते हैं, कि जिससे आप जज करते हैं कि अगर हम इसको अपनी प्रोडक्ट को इस ये वाली स्ट्रेस कंडीशन दें, तो हमारी प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट आता है, और आफ्टर इसके बाद हमारी प्रोडक्ट की क्या कंडीशन होती है। तो थोड़ा वन बाय वन बात कर ले कि ये जो डिफरेंट स्ट्रेस है, बेसिकली ये होते क्या है। अगर हम थर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं, तो थर्मल स्ट्रेस में क्या हो रहा होता है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। आपकी जो नॉर्मल रूटीन की जो प्रोडक्ट होती है, उस प्रोडक्ट को थर्मल स्ट्रेस में नॉर्मली आप एक एलिवेटेड टेम्परेचर और एलिवेटेड टाइम पे लेके जाते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक केस ये वाला, और दूसरा आप पर्टिकुलर टेम्परेचर देख भी स्टडी करते हैं, देख रहे होते हैं आपकी प्रोडक्ट पे क्या रिवर्स इफेक्ट आ रहा है। एलिवेटेड टाइम क्या है? लेट सपोज अगर आपकी कोई प्रोडक्ट स्टेबिलिटी स्टडी के लिए रखी गई है, आपने 6 मंथ के लिए रखी है, एक्सीलरेटेड स्टडी के लिए रखी गई है, या लॉन्ग टर्म के लिए 24 मंथ्स के लिए रखी गई है, उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है। लेकिन अगर एलिवेटेड टाइम की बात करेंगे, तो उसी प्रोडक्ट को अगर आप लॉन्ग टर्म पे रखा हुआ है, तो आप आफ्टर शेल्फ लाइफ एक्सपायरी भी उसको चेक करके देखते हैं कि इसके बाद इस पर क्या इफेक्ट आ रहा है। ये टाइम एलिवेटेड देगी, यानी ये थर्मल इफेक्ट जिसे आप कहते हैं। लेकिन इसी तरह थर्मल के अंदर पार्ट आता है टेम्परेचर का, बेसिकली। यानी अगर आपकी कोई प्रोडक्ट रेकमेंडेड थी कि आपने इसको 40 डिग्री पर रखना है या 30 डिग्री पर लेट सपोज रखना था, तो एलिवेटेड टेम्परेचर पे क्या होगा कि आप उसी प्रोडक्ट को अगर 6 महीने के लिए रखा था, तो आप उसको 9 मंथ पे रख के और 40 डिग्री पे टेम्परेचर पे चेक कर रहे होते हैं। तो देखते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट 30 डिग्री रिकमेंडेड थी, तो अगर हम इसको 40 डिग्री पे रखते हैं, तो इस पे थर्मल इफेक्ट क्या आ रहा होता है, और इसके बाद उसकी स्टडी करते हैं, मेथड पे टेस्टिंग करते हैं कि इस स्ट्रेस देने के बाद आपकी प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट आता है। ये कहलाता है थर्मल स्ट्रेस। नॉर्मली इसके अलावा आप टेम्परेचर
आउटसाइड से भी देखें, यानी एक हाई टेम्परेचर पे रख के भी आप चेक करते हैं। ये दो तरीके होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को थर्मल स्ट्रेस देने के। अब नंबर 2 पे बात करते हैं फोटोलाइटिक स्ट्रेस। इसमें क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट को हीट इफेक्ट दे रहे होते हैं, यानी लाइट्स प्रोवाइड करके देखते हैं। आपकी प्रोडक्ट लेट सपोज यूनिट कार्टन के अंदर थी तो आप उसको ओपन रख के देखते हैं, आप ब्लिस्टर की फॉर्म में लेके आते हैं, यूनिट कार्टन से निकाल के रखते हैं जो फाइनल आपकी पैकिंग होती है। तो फिर देखते हैं कि डिफरेंट डायरेक्शन उस पर लाइट का इफेक्ट क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद उसकी खास पर्टिकुलर टाइम के लिए 8 आवर्स के लिए या 1 मंथ के लिए उसको रख के फिर स्टडी करते हैं अपने इंटरवल के साथ, और आप देखते हैं कि इस पर फोटोलाइटिक इफेक्ट क्या हो रहा है। ठीक है, ये इसका दूसरा तरीका। अब बात ये है कि इसको टेस्ट किससे करते हैं, तो ये साथ में यही बताता चलूँ कि टेस्टिंग का मेथड आपका वही होता है स्टेबिलिटी का, जो आप जिस तरीके से रूटीन टेस्टिंग आप कर रहे होते हैं। ठीक है, इन जितने भी स्ट्रेस आप प्रोडक्ट को देते हैं अपनी प्रोडक्ट को, इनको टेस्ट करने का क्राइटेरिया आपका वही होता है जो आपका टेस्टिंग मेथड होता है। अच्छा, नंबर 3 पे बात करते हैं कि एसिड स्ट्रेस क्या है। देखिए, एसिड स्ट्रेस पे बेसिकली क्या होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट का जो टेस्टिंग मेथड है उसको नॉर्मली स्टेबिलिटी पे जो रखी हुई है, जब आप सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसको आप टेस्टिंग के लिए लेके जाते हैं और उसका सैंपल प्रिपरेशन करते हैं, लेट सपोज HPLC का मेथड है, स्टैंडर्ड बनाई है सैंपल जब आप बनाते हैं, और जैसे जब उसकी आप डायल्यूशन कर रहे होते हैं, जो डायल्यूशन प्रिपरेशन मेथड में एज पर जो आपका मेथड डिफाइन है उसके तहत आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें एसिड या एसिड स्ट्रेस क्या होता है कि आप जो है ना 0.5 नॉर्मल का एसिड बना के उसके अंदर 10 ml या 20 ml एडिशन करते हैं उस अपने सैंपल के अंदर। तो फिर आप उसकी दोबारा स्टडी करते हैं, उस फिर देखते हैं कि इस जो आपने एसिड स्ट्रेस दिया, एसिड के एडिशन की फर्दर, तो इससे आपके सैंपल पे क्या इफेक्ट आ रहा है, कितनी डिग्रेडेशन हो रही है, फोर्स डिग्रेडेशन हो रही है या नहीं, या कोई डिफरेंट पीक आ रही है या नहीं, जिससे आप जज कर सकते हैं कि ये इफेक्ट किस चीज़ का आ रहा है। अच्छा, यह इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो आप एसिड या बेस स्ट्रेस देते हैं उसके लिए आपका एसिड या बेस का न्यूट्रल होना ज़रूरी है। डायरेक्टली आप यूज़ नहीं करेंगे, एसिड उसको आप बेस से न्यूट्रलाइज करेंगे, बेस उसको आप एसिड से न्यूट्रलाइज करके यूज़ करेंगे। ठीक है, ये था एसिड स्ट्रेस। इसी तरह आप बेस का स्ट्रेस भी आप सेम क्राइटेरिया, यानी जब आप बेस स्ट्रेस देते हैं तो 0.5 नॉर्मल का आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो आप बना के उससे आपका जो सैंपल प्रिपरेशन जब आप बन रहे होते हैं, डिफरेंट डायल्यूशन करते हैं, उसमें आप फाइनल डायल्यूशन के अंदर आप तकरीबन 10 to 20 ml तक 0.5 नॉर्मल NaOH का बेस का स्ट्रेस देते हैं उस सैंपल के अंदर एडिशन करते हैं, और फिर उसके बाद फाइनल मेकअप करके और फिर उसको रखते हैं, और उसके बाद स्टडी करके देखते हैं HPLC पे, तो उसके सैंपल स्टैंडर्ड चला के देखते हैं और देखते हैं कि इस बेस स्ट्रेस का इफेक्ट उसके ऊपर क्या हो रहा है। ये होता है डिफरेंट स्ट्रेस के तरीके कार। तो इसके बाद एक और एंड पे आता है ऑक्सीडेशन स्ट्रेस, जिसमें आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एडिशन करते हैं 5 ml या 10 ml अपने सैंपल के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एडिशन करके फिर एनालिसिस करते हैं सेम तरीके से, और आप देखते हैं कि इसके बाद यानी ऑक्सीडेशन स्ट्रेस का इफेक्ट क्या आता है इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये वो तरीके हैं जब भी स्ट्रेस स्टेबिलिटी की जाती है। ये बड़ा हेल्पफुल तरीका है किसी भी अपनी प्रोडक्ट को, यानी आप अपनी जो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी स्टडी जो आप कर रहे थे उसको आप एक एडवर्स कंडीशन दे के चेक करते हैं कि उसके बाद उस प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, और सेकंड साइड बाय साइड आपका मेथड उस एडवर्स कंडीशन को, स्ट्रेस कंडीशन को, फोर्स डिग्रेडेशन कंडीशन को एनालाइज कर रहा है कि नहीं आफ्टर जो आप स्ट्रेस देने के बाद। तो यही गाइडलाइन आपको कहती है कि जब भी आप स्टेबिलिटी स्टडी की रूटीन जो आप प्रोडक्ट करते हैं, जो आप स्टेबिलिटी स्टडी नॉर्मल आप कर रहे होते हैं, उसके साथ आपको अगर आपके प्रोडक्ट कुछ ऐसी हैं तो आपको स्ट्रेस स्टेबिलिटी स्टडी और फोर्स डिग्रेडेशन स्टडी भी करनी चाहिए, जो आपको बताती है कि आपकी प्रोडक्ट में किस लेवल की स्टेबिलिटी है, आपकी प्रोडक्ट किस लेवल की स्टेबल है, और आपका मेथड किस लेवल का एक्यूरेट है। क्लियर? तो होपफुली कि जो निशान ने सवाल किया था क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेस स्टेबिलिटी स्टडी क्या होती है, उसको किस तरह किया जाता है, और उसको किस तरीके से चेक किया जाता है। तो वो स्टेप बाय स्टेप मैंने होपफुली सारी चीज़ें बता दी। होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा कि कमेंट्स में सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और चैनल पे जो लोग न्यू थे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। Thank you for watching. Allah Hafiz.